हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। बेसिकली इसको हम लोग थर्ड पार्ट के नाम से जानेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्योंकि प्रीवियस दो वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स के डेफिनेशंस के बारे में और मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा कि जब कोई मेटल रिएक्ट करते हैं किस किस के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो केस को पढ़ा था कि जैसे हम जानते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्साइड बनाएगा ये। चलो यहाँ पे रिवाइज एक बार करवा दे रहा हूँ, ये ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे ये जब रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो यहाँ पे देखिएगा दो केस होता है, एक तो ये कोल्ड वाटर और एक आप बोल सकते हो, या बोल सकते हो जनरली नॉर्मल वाटर लिखो, और एक लिख सकते हो स्टीम के साथ, भाप जिसको बोलते हैं। तो जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है ना, ठीक है, तो ये हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड। और उसके साथ साथ क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और ये स्टीम के साथ करता है तो ऑक्साइड प्लस क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हम लोगों ने जाना कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड को बोलते हैं जो जनरली क्या करते हैं, मतलब जो एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, शो करते हैं। क्या करते हैं? शो करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आज जो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा थर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि जब कोई मेटल्स रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ, मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, रीज़न आपको पता नहीं तो बता दे रहा हूँ, ऑफिस चला गया था, जस्ट आया हूँ और अभी शूट कर रहा हूँ ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल जाए। ठीक है। तो जब डाइल्यूट एसिड की बात होती है, डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिएगा केस, यहाँ पे काफ़ी सारे रिएक्शंस हम लोग देखेंगे, इसमें समझेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका रिएक्शन वन बाई वन लेके, लेकिन इसका एक जगह जनरल फॉर्म समझना चाहें कि सर इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, कि अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो देखो, जब भी कोई मेटल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा आपका डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है, यहाँ पे एक जनरल फॉर्म हम आपको दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, मेटल साल्ट प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? मेटल साल्ट प्रोड्यूस करेगा। और उसके साथ साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा या रिलीज करेगा। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ से जनरल फॉर्म, ये आपका जनरल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है और इसको आप इस तरीके से लिखना है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड देन इट फॉर्म्स मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ बता देता हूँ कि अलग अलग मेटल्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं ना कि ये हमारा जो रिएक्शन जो होता है वो या तो कभी बहुत विगरस होगा, मतलब बहुत रैपिड क्या बोल सकते हैं रिएक्शन होगा, कभी स्लो रिएक्शन हो सकता है, कभी बोल सकते हैं ना कि मतलब कि एक्सप्लोसिव टाइप का रिएक्शन हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन ये सब अपने अपने मेटल का केमिकल रिएक्टिविटी होता है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि आपका रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो वन बाय वन हम कुछ ऐसे मेटल्स को ले लेते हैं जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि किसमें किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलेगा, किसमें वायलेंटली रिएक्ट करेंगे तेज़ी से, किसमें रैपिडली करेंगे, किसमें स्लोली एक्ट करेंगे, ठीक है, रिएक्ट करेंगे। तो ये हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के ज़रिए। तो पहले एक चीज़ और मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको कलर चेंज करके, कि जब भी कोई मेटल अगर डाइल्यूट एसिड में मान लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कोई मेटल अगर आपका रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ, किसके साथ, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारा क्या जनरली जो फॉर्म करेगा, ये हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा। तो देखो, जब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो गया तो यहाँ पे मेटल और क्या बना, क्लोराइड बच गया। तो यहाँ पे क्या बनता है, ये मेटल क्लोराइड बनाता है, मतलब ये Cl और ये मेटल, और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, ये इवॉल्व करेगा या रिलीज करेगा। ये चीज़ तो हमें समझ में आया। तो जब भी यहाँ पे जब कोई मेटल रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या बना रहा है, मेटल साल्ट। मेटल साल्ट, मेटल और क्लोरीन जो है एक तरह का आप जानते हैं वो साल्ट फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, और उसके साथ ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो वन बाई वन करके हम लोग रिएक्शन देखना शुरू करते हैं। पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं किससे, सोडियम मेटल, जो कि आप जानते हैं कि ये इतना ज़्यादा बोलते हैं ना फ्लेमेबल होता है या रिएक्टिव होता है कि इसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। ठीक है। तो ये तो आपका है सोडियम मेटल की। जब हम एक बात करते हैं
तो हमें एक चीज़ तो समझ में आता है कि सोडियम मेटल जो होता है ये क्या करता है, रिएक्ट करता है वायलेंटली। क्या करेगा, वायलेंटली। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। तो एक रिएक्शन अगर लेते हैं कब, जब ये हमारा सोडियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो जब सोडियम रिएक्ट करता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड, तो यहाँ पे देखो मैंने बताया कि ये साल्ट प्रोड्यूस करेगा, तो NaCl, देखो ये वाला, तो यहाँ पे ये बनाएगा आपका NaCl, जो कि आपका एक्वस होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो यहाँ पे हमें देख लेना है बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 देंगे, तो आपका हाइड्रोजन तो 2 हो गया, क्लोरीन भी 2, यहाँ क्लोरीन 1, तो यहाँ पे भी 2 दे दिए, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना 2 हो गया, और सोडियम भी यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 दे दिए। देखो तो पूरी तरीके से इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जनरली जब सोडियम क्या करता है, जनरली अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल साल्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम क्लोराइड, या कॉमन साल्ट बोलते हैं, जो नमक हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये सोडियम क्लोराइड, और ये आपका हाइड्रोजन गैस, ये क्या है आपका हाइड्रोजन गैस। ये तो आपको पता है, सबको पता है कि ये सोडियम है, और ये सबको पता है कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फिर भी लिख दे रहे हैं एक रिएक्शन में। चलो, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। तो ये पता चला कि सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो बहुत ही विगरसली या बहुत ही वायलेंटली क्या करेगा, रिएक्ट करेगा कोई भी मेटल्स। ठीक है, अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब। अब सेकंड नंबर हम लोग आते हैं कि और कौन सा मेटल हो सकता है सर। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जब मैग्नीशियम मेटल है, अगर ये रिएक्ट करेगा तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम जब मेटल जब क्या करता है, रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बहुत ही रैपिडली, मतलब बहुत ही तेज़ी से क्या करेगा, ये रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है, तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का रिएक्शन ले लिए, कि मैग्नीशियम सॉलिड को हम ले लिए और इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि ये हाइड्रोजन को तो डिस्प्लेस कर देगा, मतलब यहाँ पे H2 आ गया। अब यहाँ पे साल्ट बनाएगा तो MgCl2 बनाएगा। क्या बनाएगा, MgCl2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, इधर कितना है 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 डाल दिए, क्लोरीन तो 2 हो गया। देखो अब हाइड्रोजन भी यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन तो आपका ऑलरेडी 2 है। अब देखो मेरा सारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो जब कोई मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक तरह का क्या है, हमारा मेटल साल्ट है। क्या है आपका, मेटल साल्ट है, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये आपका है सब किसके अंदर है, आपका ये सारा है आपका ये इसके अंदर। ठीक है ना, ये आपका डाइल्यूट एसिड का भी फोर्थ हम लोग गया नहीं है, इसका अलग अलग रिएक्शन दिखा रहा है, किसमें फास्ट करता है किसमें स्लो करता है। ठीक है, अब ले लेते, चलिए एक एल्युमिनियम मेटल का ले लेते हैं। ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बहुत स्लोली क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, बहुत ही स्लोली क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा। जैसे अगर हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, अगर एल्युमिनियम को ले लिए जहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपका ऑलवेज एक्वस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने बताया कि मेटल क्लोराइड बनाया गया, मेटल साल्ट बनाया, तो यहाँ पे ये बनाएगा आपका AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बनाया, एल्युमिनियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया। तो देख लो बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे कितना 1, तो यहाँ पे ऐसे 2 दे दिए। क्लोरीन यहाँ पे कितना, देखो 1 है, और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2 दिए, तो 2 और 3 तो मैच नहीं कर रहा है ना, मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पहले अभी 2 देंगे, तो क्लोरीन कितना 3 2 6 हो गया, कितना हो गया 6। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे 6 पुट करेंगे, तो क्लोरीन 6, यहाँ पे भी क्लोरीन 6, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना 2, तो यहाँ पे 3 देंगे, तो 3 × 2 कितना 6, कितना 6, और यहाँ पे एल्युमिनियम कितना था हमारा 2, तो यहाँ पे भी आगे में दे दिए 2, तो एल्युमिनियम कितना हो गया 2। तो इस कंडीशन में जब ये इसका जो फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे जनरली जो फॉर्म करेगा बहुत ही स्लोली, मतलब धीरे रूप से फॉर्म करता है, क्योंकि बहुत ही स्लोली क्या करता है, रिएक्ट करता है। मतलब बोल सकते हैं मैग्नीशियम की तुलना में काफ़ी स्लो रिएक्शन होता है किसका, एल्युमिनियम का, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से और भी बहुत सारे रिएक्शन देखने को मिलेंगे, तो उतना हम लोग टाइम नहीं लगा रहे हैं। जैसे आयरन का भी आप देख सकते हो, आयरन भी रिएक्ट करे। तो हर चीज़ में अगर कोई भी आप रिएक्शन कराओगे
बस ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे फॉर्म क्या होगा आपका, मेटल क्लोराइड। ये आपको ध्यान रखना है कि मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलो, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब आपको कुछ एक और चीज़ से आपको मिलाते हैं, नया चीज़ से, जो आप इसी आप 7 में पढ़े होगे कभी, एक्वा रिजिया, ठीक है। एक्वा रिजिया क्या है, देखिएगा, एक्वा रिजिया एक तरह का आप बोल सकते हो मिक्सचर है आपका। जनरली ये होता है किसका, ये कॉन्क नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, आपको पता है कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, जो कि क्या होता है इसमें पानी की मात्रा कम होती है, क्या होती है, कम। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस और किसका होता है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये दोनों आपस में मिलाए जाते हैं और मिला करके क्या होता है कि एक्वा रिजिया का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे सवाल देखिएगा पूछता क्या है कि ये दोनों जो मिलाए जाते हैं वो किस मात्रा में होते हैं। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम बात करते हैं, दो चीज़ को मिला रहे हैं, तो कौन सा मात्रा में, किस चीज़ को हम ज़्यादा मात्रा में रखें, किस चीज़ को कम मात्रा में, तो ये आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले समझे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला कि आपका अगर हम बात करें कि कॉन्क HNO3 नाइट्रिक एसिड का, तो नाइट्रिक एसिड जनरली होता है आपका ये 3 रेशियो में होता है। कितना रेशियो में होता है, 3 रेशियो में होता है। और एक होता है आपका 1 रेशियो में। कितने रेशियो में, 1 रेशियो में, ठीक है। तो अगर आप समझना चाहोगे कि नाइट्रिक एसिड का जो अगर हम बात करें कि नाइट्रिक एसिड हम आपका 3 रेशियो में होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 रेशियो में, तो इसका जो फॉर्म करेगा 3:1, 3:1, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा में जो नाइट्रिक एसिड होगा वो क्या होगा, 3 गुना ज़्यादा होगा, 3 गुना क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। अब ये एक्वा रिजिया का यूज़ क्या होता है, ये आखिर कहाँ पे यूज़ होते हैं, क्यों बनाया गया है इसे, तो देखिएगा कि ये जनरली एक ऐसे लिक्विड होते हैं ना जो कि बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होते हैं। मतलब कि कोरोसिव कहने का मतलब ये किसी भी मेटल्स को, या हम बोल सकते हैं, इवन तो हम बात करें गोल्ड, ठीक है, जो कि एक नोबल मेटल्स में अगर हम आता है, या गोल्ड ऐसा जो होता है जनरली वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता, तो ये गोल्ड जैसे मेटल को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। अब अगर हम बात करें गोल्ड हो गया या प्लेटिनम हो गए, तो ये गोल्ड और प्लेटिनम कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि क्या होते हैं, जल्दी आपको डिसॉल्व नहीं होते या रिएक्ट नहीं करते। तो ये जो दोनों ऐसे आपके मेटल्स होते हैं, इसको ये डिसॉल्व करता है, क्या करता है, इसमें घोल लेता है। तभी तो आप देखो जो आपके गोल्ड स्मिथ होते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग सुनार बोलते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह का ज्वेलरी बनाते हैं, और ये ज्वेलरी देखिएगा डिज़ाइंस बनाते हैं। तो अगर वो गोल्ड को पिघलाएंगे नहीं तो लाजमी है कि जो मनपसंद डिज़ाइन जो होगा वो डिज़ाइन बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्वा रिजिया का, और ये एक्वा रिजिया का इस्तेमाल जनरली आपके फॉर्म में होता है किस रूप में, आपको कुछ ऐसे मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए। एक सवाल आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको और भी बनेगा जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए जानना ज़रूरी भी है कि वो सवाल क्या है। तो वो देखिएगा, आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ कि एक्वा रिजिया को ही एक और नाम से जाना जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर। क्या बोलते हैं इसको, रॉयल वाटर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आएगा वाई इट इज़ कॉल्ड रॉयल वाटर, तो आपको याद रखना है इट कैन डिसॉल्व सच इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। कुछ ऐसे मेटल्स को भी क्या करता है, ये डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए इसको रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है। आपके शायद बुक में या एस चांद या कोई भी बुक में शायद इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है कि इसको रॉयल वाटर कहते भी हैं, बट याद रखिएगा कि इसको रॉयल वाटर कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स को भी क्या करता है, ये डिसॉल्व करता है। तो क्वेश्चन आपको MCQ में एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि एक्वा रिजिया में जो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कॉन्क मिक्सचर है, कंसनट्रेटेड मिक्सचर है, वो किस रेशियो में होता है। तो आपको बताना है कि कितना, 1:3 या 3:1, आप जिस हिसाब से लिख रहे हो। तो यहाँ पे याद rखिएगा कि नाइट्रिक एसिड जो होता है आपका, सॉरी यहाँ पे मैं गलती कर दिया, नाइट्रिक एसिड आपका 1 रेशियो में होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका 3 रेशियो में होता है। नाम उल्टा रखने के चक्कर में यहाँ पे वैल्यू उल्टा हो गया, ठीक है। 1:3 में होता है ये, 1:3 में, जहाँ पे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है वो 1 पार्ट में होता है। अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर ये क्या होता है, इसका अमाउंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रिक एसिड। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है किस मिक्सचर में होता है, तो 1:3 में बोलोगे। कुछ मेटल्स को डिसॉल्व करता है, इसीलिए इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। ये 2 चीज़ आपका 3 सवाल बन सकता है कि किस किस का मिक्सचर होता है, कितने में होता है वैल्यू में, और इसको क्या कहते हैं। तो आप ये याद रखोगे। तो उम्मीद करते हैं ये वाला तो चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जो कि 4th पार्ट है हमारा, ठीक है, 4 नंबर, या हम बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ का 4th
जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलोगे इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या आप रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से भी इसको जानते हो। तो एक बार रिएक्टिविटी सीरीज है या आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको उसका वर्ड का मतलब समझा दे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो यहाँ पे कोई ये एक व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पे उसके पास मान लो चलो एक और व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ पे है, समझना ध्यान से, और यहाँ पे एक रिएक्शन है, यहाँ पे भी ये व्यक्ति और ये व्यक्ति। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम कुछ लेबलिंग कर रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा। ये A है, ठीक है, A प्लस और ये B माइनस, और ये बेचारा है आपका C प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी ये बेचारा लग रहा ना, तो यहाँ पे ये C प्लस जो होता है, ये समझो ये आपका P फॉर पावरफुल, और ये आपका लो पावरफुल बोल सकते हो, L लिख दिया वहाँ पे, ठीक है। तो जब इसमें रिएक्शन जब लड़ेगा ना, तो ये B किसके साथ रहेगा? इसके साथ या इसके साथ? तो जब ये क्या होगा कि जो पावरफुल होता है वही क्या करता है? टिकता है। तो ये क्या करेगा, जब इस दोनों में आपस में रिएक्ट होगा तो क्या करेगा, ये B को अपने साथ ले आएगा। क्या ले आएगा? B को अपने साथ ले आएगा, यानी कि आप कह सकते हो C प्लस और B माइनस बन जाएगा, और A को यहाँ पे सिंपली अकेला छोड़ देगा। तो इसका मतलब क्या समझे कि जिस जगह में जो रिएक्शन हो रहा था उसमें हाईली रिएक्टिव मेटल जो क्या करता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप अगर डेफिनेशन चाहोगे तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। देखिएगा, व्हेन अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स displaces the least reactive element, और ब्रैकेट में मेटल्स कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, दोनों में मेटल, फिर displaces the least reactive metal from its solution। ये इजी सा डेफिनेशन है, याद रखना चाहिए आप लोग को। When a highly reactive element metal displaces the least reactive metal from its solution, then this reaction is known as displacement reaction। जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही सॉल्यूशन से क्या कर देगा? अलग कर देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें जैसे जाननी है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज। क्या जाननी है आपको? रिएक्टिविटी सीरीज। एक सवाल उठता होगा कि सर आखिर इसमें कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है या पावरफुल है, कैसे हम पता करेंगे? तो यहाँ पे मैं कुछ आपको लिख दे रहा हूँ जो कि आपको याद रखना है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, स्ट्रोंटियम, लीड, हाइड्रोजन, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है कि यहाँ पे ये जो आपका इस तरीके से डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी है, ये मतलब ऊपर वाला जो है वो सबसे क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। क्या होगा? हाईली रिएक्टिव। और नीचे वाला जो होगा वो आपका क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव। क्या होगा आपका? लीस्ट रिएक्टिव। मतलब ऊपर वाला हाईली रिएक्टिव मेटल होगा और नीचे वाला लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। तो जब भी रिएक्शन अगर होगा ना, तो इसमें क्या होगा कि हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेगा? लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे कुछ आपके लिए मैं चीज़ जैसे कि आपको लिख दे रहा हूँ कि अगर पूछेगा रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, तो जनरली देखिएगा ये अरेंजमेंट होता है मेटल्स का एक वर्टिकल कॉलम में, ठीक है, और इस एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज ऑर्डर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। तो एक बार डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अगर होमवर्क मिले तो आप यहाँ से कर सकोगे। तो लिखिएगा द अरेंजमेंट ऑफ
metals in a vertical series of, या वर्टिकल ऐसे लिख दो, वर्टिकल कॉलम लिख दो, वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग reactivities is called एक्टिविटी सीरीज, या इसी को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ ए मेटल। ठीक है, ऑफ मेटल्स। समझ में आया कि इसको रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग कहते हैं। जैसे कुछ रिएक्शंस हम अगर आपके सामने ले ले ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो इससे ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं हम कुछ एक रिएक्शन लेकर के, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, छोटा ही रखते हैं ताकि आपको यहाँ पे दिखे। ब्रश को बड़ा कर ले रहे। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हम क्या करते हैं, एक जिंक मेटल लेते हैं Zn, और एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहे हैं एक्वस का। ठीक है, और इसको रिएक्ट करा रहे हैं। तो ये आपको बताना है कि किस तरीके का रिएक्शन इसमें हो रहा है। ठीक है, किस तरीके का रिएक्शन हो रहा है तो ये आप बताओगे। तो जस्ट अ मिनट, हाँ चलो, तो यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखा दूँ, नहीं तो फिर आप पता नहीं कर पाओगे। तो आप देख सकते हो ये जिंक, और अगर हम बात करें जिंक की और कॉपर सल्फेट की, तो ये सल्फेट तो भाई इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें देखना है ये आपका फ्रंट वाला, ये आपका पॉजिटिव वाला कॉपर प्लस वाला, और सल्फेट अगर ये टूटेगा आयंस में तो Cu प्लस हो जाएगा और SO4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे देखेंगे जिंक और कॉपर, तो यहाँ पे देखो जिंक और कॉपर है, कहीं पे देखो यहाँ पे है जिंक और यहाँ पे आपका कॉपर, देखो कहीं पे है कॉपर, कॉपर देखो ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे कॉपर का कहीं पे जिक्र लगता है, शायद छूट गया है क्या, होता है हाइड्रोजन के बाद ही होता है मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे कॉपर होगा। ठीक है, छूट चुका है। चलिए, तो अब देखो जिंक और कॉपर की बात करें, दोनों में अंतर देखते हैं। तो दोनों में अंतर अगर देखोगे तो जिंक और कॉपर में काफ़ी का डिफरेंस है, काफ़ी का डिफरेंस है। कहने का मतलब आप देखोगे जिंक जो है वो ऊपर में है, और आपका कॉपर जो है वो कहाँ पे है, नीचे में है। ठीक है, नीचे में है। तो देखो यहाँ पे आपका पावरफुल कौन है, जिंक पावरफुल है या कॉपर पावरफुल है। ठीक है, तो दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, आपका जिंक आपका जो है वो क्या है, आपका ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, जिंक क्या है, ज़्यादा पावरफुल, लेकिन फिर भी ये सिंगल है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्शन जब करेगा तो इसको डिस्प्लेस कर देगा इसके सॉल्यूशन से, मतलब CuSO4 का जो सॉल्यूशन है इससे कॉपर को ही बाहर निकाल करके उसका जगह ये ले लेगा। यानी कि यहाँ पे जो फॉर्म करेगा आपका ZnSO4, क्या बनाएगा ये ZnSO4, जिसको जिंक सल्फेट बोलते हैं। और ये एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है ये, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। उसके साथ साथ ये क्या करेगा, ये कॉपर को फॉर्म करेगा। कॉपर जो है वो आपका साइड प्रोडक्ट के रूप में बचेगा, जो कि जनरली रेडिश ब्राउन आप कह सकते हो कलर, एक तरह से आप बोलोगे रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि ये जनरली जब रिएक्शन हुआ कि हाईली मेटल क्या किया, रिएक्ट करके लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, अब कुछ और एक एग्जांपल अगर ले लेते हैं। मान लो आयरन का अगर कॉपर के साथ अगर हम करवाते हैं रिएक्शन, तब क्या होगा। तब देखो यहाँ पे भी अगर हम बात करें, आयरन को लेते हैं, ठीक है, और इसको रिएक्ट कर रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे आप देख लो, आयरन यहाँ पे कहाँ पे हमारा कलर चेंज कर दे रहे हैं। आयरन देखो Fe यहाँ पे है, और कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आयरन देखो ये पावरफुल है, ऊपर में है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अकेला है। तो क्या करेगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, यानी कि FeSO4 बनाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बनाएगा, Cu। क्या बनाएगा ये, Cu। तो Cu जो कॉपर आपका साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा, जो कि आपका कलर इसका रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, और जो आयरन सल्फेट ये जो बनेगा आपका ग्रीनिश, एक तरह हरा तरह का ये सॉल्यूशन बनता है, ग्रीनिश सॉल्यूशन होता है। मतलब कि जब कोई मेटल, आयरन मेटल क्या करेगा, अगर उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या करेगा,
कि जो आपका जनरली कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेड होना शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, उस पर रेडिश ब्राउन कलर उस पर देखिएगा, उस पर चढ़ना दिखाई देगा। तो एक्चुअली रेडिश ब्राउन कलर जो फॉर्म किया वो आपका क्या है? कॉपर। वो अलग कॉपर अलग हो गया और वो मेटल में, और ये क्या कर गया, आपका जो सॉल्यूशन बच गया, आपका सॉल्यूशन कैसा हो गया? आपका ग्रीनिश सॉल्यूशन बन गया। कैसा बन गया? ग्रीनिश सॉल्यूशन। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कुछ एग्जांपल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला चीज़ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अगर हम बात करें एनसीईआरटी के हिसाब से, तो आपका ये 4 ही रिएक्शन है जो कि आपको पढ़ना था मेटल्स में। लेकिन हम इस चंद को अगर हम लेकर के चलेंगे तो इसमें और भी कुछ रिएक्शन है, लाइक कि जब कोई मेटल्स रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो क्या होता है, ठीक है। और कुछ भी और है कि अगर रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ तो क्या होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका और आज काफ़ी मैं थका हुआ भी हूँ, तो ज़्यादा तो लंबा क्लास नहीं ले पाऊँगा। तो यहीं पे मैं क्लास को क्विट कर रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि नन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़, और जो केमिकल प्रॉपर्टी आपका बच गया है ये आपका क्लोरीन और किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ मेटल्स का, तो वो हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर किसी तरह का क्वेरी होगा तो आप अपना डाउट्स ज़रूर ग्रुप में सेंड कीजिएगा। और होमवर्क सभी बच्चे से अनुरोध है कि आप लोग होमवर्क टाइम पे जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो सेशन को एंड कर रहे हैं। हैव ए गुड डे।